नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डी.एन. तिवारी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर बिहार। आज की इस क्लास में हम आपको उत्पादक के संतुलन के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। इस दौरान हम आपको टीआर और टीसी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट विधि का से भी इसको बताएंगे और साथ ही हम आपको सीमांत आगम और सीमांत लागत यानी कि एमआर और एमसी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये चैप्टर आपको अक्सर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम कि आज की इस क्लास में आपको क्या दे सकते हैं। सबसे पहली बात, व्हाई डू ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। प्रश्न ये होता है कि उत्पादक उत्पादन क्यों करता है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है। नेचुरल है, हर उत्पादक की खासियत होती है कि वो कुछ अपने उत्पाद को बेच करके आय अथवा आगम को सुनिश्चित करे, कमाए। इस आय अथवा आगम को रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू इज नथिंग बट टर्नओवर इज मनी दैट ए फर्म और प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब जैसे ही वो कस्टमर को अपनी वस्तुओं को बेचता है, उसको एक आय प्राप्त होती है। उसी आय को हम आगम अथवा रेवेन्यू कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा उद्देश्य होता है कि वो जो लागत को रिकवर करने की कोशिश करती है। एक तो आय को प्राप्त करने की कोशिश करती है और दूसरी लागत को रिकवर करने की कोशिश करती है। जो भी वो खर्च कर रही है, उस खर्चे को वो वस्तु को बेच करके रिकवर करती है, वापस निकालने की कोशिश करती है। इन फैक्ट फर्म्स वांट्स टू क्रिएट सिंपली रेवेन्यू ओवर कॉस्ट एज, मतलब वो चाहती है कि वास्तव में कि उसका जो रेवेन्यू है, जिसे आप टीआर कहते हैं, वो ज्यादा हो उसके टीसी से। अब यहीं पे हमारा चैप्टर का डिस्कशन शुरू हो जाता है। इस चैप्टर में हम यही बताने जा रहे हैं कि ऐसा वो कैसे कर सकती है। द एनालिसिस इज ओनली मेंट फॉर ए कॉम्पिटिटिव फर्म। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें प्रतियोगी फर्म के बारे में ही विश्लेषण करना है। अदर देन कॉम्पिटिटिव फर्म हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? जब हम इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू के बारे में जानकारी होगी, एवरेज रेवेन्यू के बारे में जानकारी होगी, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में जानकारी होगी। साथ ही आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस में अंतर भी कर सकेंगे कि अब नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको व्याख्या कैसे हम की जा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है। साथ ही आप इस अवस्था में होंगे कि आप टीआर और टीसी अप्रोच से और एमआर और एमसी के अप्रोच से वास्तव में संतुलन कैसे निर्धारित होता है, ये भी आप बताने की स्थिति में आ चुके होंगे। जहां तक कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की बात है, तो रेवेन्यू की शुरुआत होती है जैसे ही आप अपनी वस्तु को बेचते हैं, एक निश्चित कीमत पर आपको रेवेन्यू मिलनी शुरू हो जाती है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है और यहाँ अगर हम प्राइस ले लेते हैं, 10 रुपए अगर प्राइस पे ये बेच रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 20, 30,
40, 50, 60। तो कुल रेवेन्यू का मतलब है प्राइस इनटू यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। फर्म सेल्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता की खासियत होती है कि निश्चित या निर्धारित कीमत होती है। इस निश्चित अथवा निर्धारित कीमत को कोई फर्म बदल नहीं सकती। तो यहाँ अगर 10 रुपए में वो 1 इकाई बेच रहा है तो 10 रुपए में ही उसे 100 इकाई भी बेचना पड़ेगा। So the total revenue can be calculated by multiplying price into quantity। जैसे अभी मैंने बताया कि total revenue is nothing but the product of quantity and price। अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। आइए हम देखते हैं ये अगर प्राइस इसका 10 रुपए है, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में लिया है, तो 10 रुपए कीमत होने पर टोटल रेवेन्यू इसका आ जाता है 0। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब अगर हम AR की बात करते हैं तो AR इज इक्वल टू TR बाई Q, और TR हम जानते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। अगर हम TR की जगह प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख दें तो आप देखेंगे इसको एक्सपेंड करने पे हमें P इंटू Q अपॉन Q आ रहा है। 2 से हम Q काट सकते हैं, यानी AR बराबर प्राइस ही आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको डिवाइड करके। 0 को अगर हम क्वांटिटी 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 10 हो जाएगा। 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो भी 10 आ जाएगा। 40 को 4 से करते हैं तो भी 10 आ जाएगा। तो आप देखेंगे मैथमेटिकली भी इसे दिखा सकते हैं और टेबल बना करके भी इसे दिखा सकते हैं कि प्राइस हमेशा AR के बराबर होता है। अब average revenue is also known as the price of the product। In other words, AR is the revenue per unit of the product sold to them। तो जो चीज अभी हमने आपको करके दिखाया है, यही चीज देखिए AR इज इक्वल टू TR बाई Q, जहाँ पे जबकि AR इज इक्वल टू AR में अगर हम प्राइस इंटू क्वांटिटी का वैल्यू रखते हैं तो ये आपका AR बराबर P के बराबर आ जाता है। अगर हम सीमांत आगम की बात करते हैं तो सीमांत आगम is nothing but the net increase in total revenue which we get by selling an extra unit of the commodity। जैसे हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचते हैं तो कुल आगम में होने वाली शुद्ध वृद्धि सीमांत आगम कहलाती है। इसको निकालने के लिए एक तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, MR is equal to TRN, total revenue from nth commodity minus nth unit, and total revenue which we get by selling n minus 1 unit of the commodity। इसको आप निकाल भी सकते हैं ऐसे, टोटल डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। आइए अब हम इसको देखते हैं। ये आपका प्राइस है, अगर हम प्राइस लेते हैं, ये क्वांटिटी है, ये TR है। TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, और आप देख सकते हैं इस तरीके से। और MR की अगर आप बात करते हैं तो MR आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका एक यूनिट को बेचने से 10 इकाई के बराबर इनकम मिल रहा है, 10 रुपए के बराबर। अब 2 इकाई, जब आप दूसरी इकाई को बेचते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू 18 हो जाता है, लेकिन 18 माइनस 10 ये आपका, अगर TRN है तो ये TRN माइनस 1 हो जाएगा। 18 में से 10 गया, 8 आ जाएगा। अब अगर आप तीसरी इकाई को बेचते हैं तो आपकी टोटल रेवेन्यू 24 हो जाती है। अब ये आपका TRN बन जाएगा, तो ये TRN माइनस 1 बन जाएगा। तो अब आप देखिए 24 माइनस 18 6 हो जाएगा। इसके बाद जब चौथी इकाई फर्म बेचती है तो ये TRN हो जाता है, TRN माइनस 1 हो जाएगा 28। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि MR जो होता है which we get by MR is nothing but the net addition to the total revenue which we get by selling an additional unit of the commodity।
where stands for changing. Under perfect competition हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस और इसीलिए टीआर जो है कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी सेल्स, क्योंकि वहां पे प्राइस निश्चित है पूर्व प्रतियोगिता में, इसलिए टीआर जो है वो डिपेंड करेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर आपका प्राइस निश्चित है तो क्वांटिटी के बढ़ने पे टीआर बढ़ जाएगा, क्वांटिटी के घटने पे टीआर घट जाएगा। ये लाइन का मतलब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो टीआर भी बढ़ता है और क्वांटिटी अगर कम होती है तो टीआर भी कम होता है परफेक्ट कंपटीशन में। कारण क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस है और सिंगल प्राइस पे उसे बेचना है। ये प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है और हर फर्म को स्वीकार करना होता है। अब ये जब 10 रुपए प्राइस निश्चित हो गई तो 10 रुपए ही एआर होगा, 10 रुपए ही एमआर भी होगा। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि टीआर बराबर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब क्योंकि ये चीज स्थिर है, therefore any increase in quantity will increase the TR। तो आपका टीआर कर्व जो होगा वो पॉजिटिवली स्लोप होगा कुछ इस प्रकार का। देखिए यहाँ 5 रुपए जब कीमत थी, एक इकाई बिच रही थी 5 रुपए में, तो उस समय टीआर 5 रुपए था। जब 3 इकाई बेची जा रही तो टीआर आपका 15 है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस बराबर 5 है, तो क्वांटिटी जैसे बढ़ेगी उसी हिसाब से टीआर बढ़ेगा। जब हम टीआर, एआर और एमआर की बात करते हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, तो एक टेबल आपके सामने है। यहाँ पे देखिए प्राइस, हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की है तो प्राइस निश्चित है, निर्धारित है, ये नहीं बदलेगी। क्वांटिटी आप चाहे 0 इकाई सेल करें, चाहे 1 बेचे, चाहे 2 बेचे, चाहे 8 बेचे, आपको सेम कीमत पर बेचना होगा। ऐसी स्थिति में टोटल रेवेन्यू मैंने बताया प्राइस इंटू क्वांटिटी है। अब 10 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ जाए, 0 आ जाएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका टीआर निकाला जा सकता है। एमआर का मैंने बताया कि जैसे ही ये, अगर हम टीआर की लाइन लेते हैं तो ये आपका स्टार्टिंग में ये टीआरएन है, पहले का तो पता नहीं, डोंट नो होगा, ये टीआरएन है और ये टीआरएन माइनस 1 है। 10 में से 0 गया, 10 आ गया। अब अगर टीआरएन ये बन जाता है तो टीआरएन माइनस 1 ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 20 में से 10 गया, फिर 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप जब थर्ड यूनिट बेचते हैं तो थर्ड यूनिट से टोटल रेवेन्यू आपका 30 हो जाता है। ऐसी स्थिति में टीआरएन 30 है तो टीआरएन माइनस 1 जो एक इकाई पहले था वो 20 था, तो 30 में से 20 गया तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि एमआर जो है इसके अंदर सेम है। सिमिलरली जब हम एआर की बात करते हैं तो एआर इज इक्वल टू टीआर बाई क्यू। टीआर बाई क्यू टोटल रेवेन्यू, 0 को 0 से डिवाइड कीजिए, डोंट नो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 10 को 1 से डिवाइड कीजिए, 10 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, 10 आ जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड कीजिए, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका एमआर भी आएगा। यहाँ एक क्वालिटी हम ये देखते हैं कि वास्तव में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बराबर है एआर बराबर है एमआर। और इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि कीमत का निर्धारण उद्योग कर रहा है और फर्म के पास कोई विकल्प नहीं है उस वस्तु की कीमत को निर्धारित करने की। Revenue and profit maximization of competitive firm. As given in the table, the price of commodity is given by ₹10. It remains 10 whatever quantity is sold. तो आपको हमने बता दिया। Now when the quantity is 1, TR is 10 minus 10 into 1 is equal to 10. When the quantity increases to 2, TR becomes 10 into 2, 20. यह भी हमने आपको पीछे की टेबल में बताया और इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। जब हम टीआर कर्व बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा मतलब इसका ये होगा कि जैसे ही हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे हमारा टीआर भी बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी कम करेंगे तो टीआर भी हमारा कम होगा। ये इसकी खासियत है। This shows that under perfect competition, the total revenue of a firm increases due to increasing quantity. अब ये भी बात सही है कि जब हम AR की बात करते हैं तो AR इज
equal to TR by Q. That means price into quantity by quantity. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वास्तव में AR और प्राइस दोनों सेम है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपका क्वांटिटी बढ़ता है तो TR भी बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होता है तो TR भी कम होगा, क्योंकि प्राइस इसमें निश्चित है। Similarly, in the reverse we say if quantity falls from 4 to 3, TR decreases from 40 to 30 and so on. Another point to be learned about TR is that it increases at a constant rate. यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है वो constant rate से बढ़ रहा है। कारण क्या है? 10, 20, 30, 40 क्यों बढ़ रहा है ऐसा constant rate से? क्योंकि इसका MR और AR दोनों ही समान है, और समान होने के पीछे कारण क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता की खासियत क्या है कि जैसे ही कीमत की जब बात आएगी तो कीमत उद्योग निर्धारित करेगा और हर फर्म को उसी निर्धारित कीमत पर ही बेचना होगा। AR की अगर हम फिर थोड़ा और डिटेल में जाना चाहे, वी कैन क्लब देम एज ए सिंगल कॉलम इन द टेबल इंस्टेड ऑफ शोइंग देम सेपरेटली. We have only given them in this table for the purpose of calculating AR and so that it is same as price. सच्चाई तो यही है, हमने आपको बताया। अगर हम चाहते तो इसको सीधा का सीधा देखिए, यहाँ पे प्राइस 10 है, AR भी 10 है, तो हम चाहते तो इसी को क्लब करके यहाँ प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR भी लिख सकते थे, लेकिन ये हमें आपको समझाने के लिए सामने किया कि आप ताकि डिटेल में समझ लें। Relationship between AR and MR and TR. अब देखिए, इसके अंदर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो TR कर्व तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। अगर हम AR और MR की बात करें तो AR और MR कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, यहाँ पे ED परफेक्टली इलास्टिक होती है, और ऐसी स्थिति में फर्म चाहे जितनी इकाइयों को बेच सकता है। AR और MR का पूरा 10 पे आके मर्ज कर जाएगा, सेम हो जाएगा। Between MR and TR, it can be said that MR is the rate of change of TR. In other, any quantity gives the value at which TR has increased above its previous unit. Simply अगर आप देखेंगे कि ये आपका TR कर्व जा रहा है, तो अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये डेल्टा TR है, ये डेल्टा क्वांटिटी है, तो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्वांटिटी जो है वो MR के बराबर होगा, जो कि 10 होगा और कांस्टेंट होगा। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपको 10 ही मिलेगा। वी कैन गिव द डायग्राम्स ऑफ TR, AR, MR जो आपके सामने टेबल है, इस टेबल के अनुसार हम डायग्राम्स भी बना सकते हैं। और जहां तक मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का संबंध है, परफेक्ट कंपटीशन में समान होते हैं, लेकिन जब हम परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन से हटते हैं तो ये दोनों के दोनों बदल जाते हैं। नाउ अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट अगर हम पाई से इंडिकेट करें तो इट इज नथिंग बट TR माइनस TC। A firm sells 5 units of a goods at price 10. Its total cost of production is 40. अगर TC उसका 40 है और प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू TR जिसे आप कहते हैं, वो उसका है 5 इकाई बेच रही है 10 रुपए कीमत पर, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। TR 50 है, TR माइनस TC अगर हम देखें प्रॉफिट की बात करें तो 50 माइनस 40 बराबर 10। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 10 रुपए इस फर्म को प्रॉफिट हो रही है, तो यस देयर एग्जिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
और जहां तक अमाउंट की बात है वो 10 रुपए के बराबर है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बकायदा इस तरीके से। यहाँ पे ये आपका प्राइस, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो ये आपका 50 रुपए TR आ गया, और यहाँ पे TC उन्होंने 40 दिया हुआ है। TRTC जो प्रॉफिट को अगर हम कैलकुलेट करें तो TRTC 10 रुपए आ रहा है, तो इसमें प्रॉफिट का मान 10 रुपए। ज्यादातर अर्थशास्त्री ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के अंदर डिफरेंस किया है। जहां तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात है वो तब प्राप्त होती है जब TRTC से ज्यादा होता है। आइए अब हम इसको एक फर्म के एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की बात है, इंडस्ट्री है जिसमें की मांग और पूर्ति वक्रों से संतुलन स्थापित हुआ और ये कीमत ओपी कीमत निर्धारित होकर के आ गई है। इसके ऊपर इसका डिमांड का बराबर है AR = MR का। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ हम देखते हैं कि MR MC को यहाँ इंटरसेक्ट करा, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है फर्म का, और ये फर्म OQ बेच रही है OQ एट OP प्राइस। तो यहाँ पे इसका TR क्या है? यहाँ पे इस फर्म का TR है OPEQ, जो कि है OQ इंटू OP। अब इस फर्म का TC क्या है? TC है इसका, देखिए OC इंटू OQ। दैट मीन्स OC, अगर यहाँ हम M लिख दें, MQ। अब प्रॉफिट का एरिया अगर हम निकालना चाहें, प्रॉफिट का एरिया इसमें हो जाएगा OPEQ माइनस OCMQ। तो यहाँ प्रॉफिट आप देखेंगे CPM। ये एरिया असामान्य लाभ का है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, जो कि ये फर्म ऑब्टेन कर रही है। If we want to find out whether supernormal profit exists at each unit of the output or at each quantity of the output, then we must compare revenue and cost at each quantity. We know that revenue per unit of the good is called average revenue. Similarly, cost per unit of the good is called average cost. If AR is minus AC is positive, then profit, supernormal profit is there. When total revenue equals total cost, the difference between them is zero. Such situation is called normal profit or zero profit. अर्थशास्त्र में वास्तव में नॉर्मल प्रॉफिट उस अवस्था में कहते हैं जब TRTC के बराबर होता है। इसके लिए हम फिर वही डायग्राम लेते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्री ने जो प्राइस OP फिक्स किया OP1, इस पे इस फर्म की लागत जो है AC है। अब आप देखिए संतुलन यहाँ पे हो रहा है। इस फर्म को जो TR मिल रहा है, इसका OP1 EQ1, TC इसको मिल रहा है O, यहाँ पे इसका AC भी बराबर है OCE1 Q1। अब यहाँ पे आप देखेंगे OP1 EQ1 इज इक्वल टू OCEQ1। अब दोनों बराबर है, यानी कि TRTC के बराबर है। तो ऐसी स्थिति को हम नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट, इसको नो लॉस नो प्रॉफिट क्यों नहीं कहा जाता, या नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? जहां तक नॉर्मल प्रॉफिट की बात है, जब हम TC की टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों सम्मिलित होती है। टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो आपका मॉनेटरी टर्म में आपने फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स इनपुट पे जो खर्च किया है, वो आपका जो प्रेजेंटेबल है, जो दिखाया जा सकता है अकाउंट बुक में, जो प्रत्यक्ष लागत है, वो सब इसके अंदर जुड़ी होती है। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष लागत, जैसे जो एंटरप्रेन्योर है उसकी अपनी सैलरी, उसके अपने रिसोर्सेस का रिटर्न्स, मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, या उसको जो
बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के कारण जो मेंटल और फिजिकल टेंशन हो रही हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हम और कॉस्ट के रूप में, इम्प्लिसिट कॉस्ट के रूप में, अस्पष्ट लागत के रूप में इसके अंदर टीसी के अंदर हम जोड़कर चलते हैं। तो जब भी हमारा टीसी टीआर के इक्वल है, यानी कि हमें इतना रुपया मिल रहा है कि प्रत्यक्ष लागत को भी हम कवर कर रहे हैं और उसका मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हम कवर कर रहे हैं, इसलिए इस अवस्था को हम सामान्य लाभ की अवस्था कहते हैं। न लॉस न हानि की अवस्था कहने से हम बचते हैं। This also means that AR or P equals AC if we divide quantity. देखिए, ये आपका TR TC के बराबर अगर है, अगर हम इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो ये AR इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। जब हम लॉस की बात करते हैं, लॉस उस स्थिति में होता है जब संतुलन बिंदु पर TC ज्यादा हो जाता है TR के। आइए अब हम इस स्थिति को इस रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। फर्म ने, इंडस्ट्री ने ओपी कीमत निर्धारित कर दी है, ओक्यू मात्रा बेचने के लिए कह दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जब संतुलन की हम बात करते हैं तो एमआरएमसी के बराबर इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे वो ओक्यू यूनिट बेच रही है ओपी कीमत पर, यानी कि इस फर्म का टीआर जो है, यहाँ अगर हम टीआर की बात करते हैं तो टीआर इस फर्म का मिल रहा है ओ पी ई क्यू, और टीसी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका ओ सी, यहाँ इसे एन लिख लीजिए, एम क्यू। अब स्पष्ट दिख रहा है कि टीसी टीआर से ज्यादा है। टीसी टीआर से ज्यादा यानी कि लॉस हो रहा है। लॉस बराबर टीसी माइनस टीआर, यानी कि ओ सी एम क्यू माइनस ओ पी ई क्यू, दैट मीन्स पीसीएमई का जो एरिया है, शेडेड पोर्शन है, ये फर्म को लॉस का इंडिकेटर है। Profit maximization of a competitive firm. The major objective of a firm is to maximize profit. To attain this, there are two approaches. एक तो है TRTC अप्रोच, दूसरा है MRMC अप्रोच। तो यहाँ पे अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक जो कि TRTC के माध्यम से आपका संतुलन को स्थापित कर रहा है, दूसरा MRMC के माध्यम से संतुलन को स्थापित कर रहा है। आइए देखते हैं TRTC अप्रोच के बारे में, पहले पढ़ते हैं। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका टीआर का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन टीआर इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, और प्राइस उसमें सेम रहता है, तो 10 रुपए के हिसाब से ही उसका टीआर, एआर और एमआर दोनों रहता है। लेकिन जब हम टीसी की बात करते हैं तो टीसी इज गवर्न बाय 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में क्या होता है, पहली स्टेज में उसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर मिलता है, तो उस केस में कॉस्ट कम बढ़ती, तेजी से बढ़ती है, एमसीएमआर डाउन होती है, एसी और एमसी डाउन होती है। ऐसी स्थिति में टीसी कर्व धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। दूसरी अवस्था में कांस्टेंट रहने के बाद तीसरी अवस्था में उसे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है। तो ये आपका जो टीसी वक्र है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा। एक स्टेज यहाँ है, दूसरी स्टेज ये है, और तीसरी स्टेज में फिर ये बढ़ना शुरू कर देता है। जहां तक संतुलन की बात है तो संतुलन वहां होगा जहां पे ये गैप अधिकतम होगा। उसके लिए आप एक परपेंडिकुलर, एक इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और जो कि टीआर कर्व के पैरेलल है। यहाँ पे आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो टीआर टीसी का गैप जहां मैक्सिमम होगा वो संतुलन का बिंदु होगा। आइए इसको हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका टीआर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40। प्राइस इस केस में 10 रुपए है। टीसी आपको 10, 15, 20, 22 इस तरीके से दिया हुआ है। जब हम संतुलन की बात करेंगे तो आप देखिए इन दोनों के बीच में टीआर और टीसी के मध्य में यहाँ -10 है। ये 10 माइनस 15 माइनस 5 है, लॉस हो रहा है। 20 20 0 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब
फर्म 4 इकाई को बेचती है तो उसका TR-TC का गैप अधिकतम है, और यही अधिकतम गैप वाला बिंदु ही संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि इस स्थिति में फर्म को मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जब वो 4 इकाई बेच रहा है तो उसका गैप अधिकतम है, और ये आपका स्पर्श रेखाएं हैं जहाँ पे इस स्पर्श रेखा की ढाल इस TR की ढाल के बराबर हो गई है, और आप देखेंगे 15 इकाई उसको पर यूनिट फायदा हो रहा है। दूसरी विधि है MRMC के अप्रोच। MRMC अप्रोच की खासियत है, इस विधि के द्वारा हमें 2 शर्तों की जरूरत पड़ती है। एक को हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन और दूसरी को हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। और जहां तक नेसेसरी कंडीशन की बात है, कंडीशन नंबर 1 MR बराबर होना चाहिए MC के। कंडीशन नंबर 2 आफ्टर द अबव पॉइंट आपका MC जो है MR से अधिक हो जाना चाहिए। अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है। देखिए MR इज व्हाट, MR इज नथिंग बट डेल्टा TR बाई डेल्टा Q, जिसे आप डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X अप्रोच से कर सकते हैं। तो इसी तरह MC इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा TC बाई डेल्टा Q, दैट मीन्स डेल्टा C अपॉन डेल्टा Q का डेल्टा X के एंगल से कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये MR-MC के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि उस ये MC जो है MR को नीचे से काटे। आइए MR-MC के विधि से भी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जहां तक ये MR-MC दिया हुआ है, तो जब 1 यूनिट फर्म बेचती है तो MR 5 है, MC 8 है। इसको लॉस हो रहा है 3 यूनिट पर इकाई 3 रुपए से लॉस हो रहा है। जब यहाँ MC देखेंगे आप दोनों बराबर है तो ये 0 है। तीसरा आप देखेंगे जो MR 5 है, MC 2 है, तो इसको 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ MR 5 है, MC 3 है, यहाँ इसको 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट, और यहाँ 5 रुपए है तो यहाँ 4 रुपए है, इसे 1 इकाई प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसको होता जाता है। इन द टेबल क्वांटिटी Q इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 7, जैसे 1 to 7 हमने दिखाया क्वांटिटी बढ़ रही है। मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट 5 रुपए ही है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन लिया है। मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट 8 देन फॉल्स टू 5। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते बढ़ते पहले 8 रुपए से स्टार्ट होता है, घटते घटते 7 हो जाता है, 5 हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू करता है। देखिए अगर हम इसको नेट की बात करें तो नेट इसमें देखिए MRMC जो है ना, ये नेट ही हो गया। From the behavior of MR and MC we can see that initially when the quantity was 0 to 1, MC is more than MR। अगर आप इसमें देखेंगे, अगर 0 से हम 1 की तरफ जाते हैं तो MC जो है आपका MC ज्यादा है MR के, यहाँ MC ज्यादा है MR के, यहाँ MC बराबर है MR के, यहाँ MR ज्यादा है MC के, यहाँ MR ज्यादा है MC के, यहाँ भी MR ज्यादा है MC के, यहाँ फिर MR बराबर हो गया MC के, और यहाँ फिर आपका MC MR के बराबर हो गया। तो MRMC को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक जब वो 2 इकाई बेच रहा है और दूसरा जब वो 6 इकाई बेच रहा है। 2 इकाई के बाद जब वो तीसरी इकाई की तरफ जाता है तो उसको पर यूनिट प्रॉफिट होने लगता है, इसलिए वो जाएगा। और ये लास्ट आप देखेंगे यहाँ के बाद जब वो बढ़ाता है 6 इकाई से 7 इकाई पे जाता है तो उसे लॉस होने लगता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से फिर वापस इसी पे आ जाएगा।
यानी यहाँ पे आप देखेंगे 6 इकाई जब फर्म बेच रही है तो उसका संतुलन है। At MC8 the MR is 8 5 at Q1 MC is equal to MR is equal to 5 then Q2 पे क्या है, Q2 पे आपका 6 है, MC lies below MR, then again at Q6 MC rises to be equal to MR. We can say that initially MC is more than MR, so the firm must increase output. दूसरी स्टेज में MC MR के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन उसका रिसर्च रहेगा, जारी रहेगा, वो बेचने की अधिक कोशिश करेगा। We can say that profit starts at from 0 at Q is equal to 2 to 3, at Q is equal to 3, 2 at Q is equal to 4, 1 at Q is equal to 5, and 0 at Q is equal to 6. Adding all these, we get total profit to be 0, 3, 2, 1 plus 0. आइए अब हम इसको उसी टेबल के माध्यम से समझाएं ताकि आपको समझ में आए। अगर फर्म 6 इकाई बेचता है तो उसको 1 रुपया प्रॉफिट यहाँ हुआ, 2 रुपया प्रॉफिट यहाँ हुआ, 30 रुपया प्रॉफिट यहाँ हुआ, तो टोटल प्रॉफिट उसका हो जाएगा 6 रुपए की। और अगर वो यहाँ पे 0 इकाई बेचता है तो उसको प्रॉफिट जितनी लागत है उतना ही आय है, यहाँ पे भी उसको जितनी लागत है उतना ही आय है, लेकिन यहाँ तक के लिए उसको इनका फायदा मिल चुका होता है, तो आखिरी प्रॉफिट जो है उसको 6 रुपए टोटल प्रॉफिट इन टोटल वो प्राप्त कर चुका होता है। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, AR एंड MR कर्व फॉर ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म। यहाँ ये भी आपको बता दें कि ये AR MR कर्व कैसे होता है। अगर हम प्राइस 10 रुपए ले लेते हैं, क्वांटिटी 0 से लेके 8 तक लेते हैं, TR आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, AR आपका TR बाई Q होता है, और MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो जब हम AR MR जब प्राइस और क्वांटिटी, जैसे हम क्वांटिटी 0 लेते हैं तो प्राइस आपका 10 है, जब क्वांटिटी 1 है तो प्राइस आपका 10 है, क्वांटिटी 2 है तो प्राइस आपका 10 है, क्वांटिटी 3 है तो भी प्राइस आपका 10 है। तो ये जो वक्र है ये आपका डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड कर्व का संबंध किसका है, डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड विद प्राइस एंड क्वांटिटी। अब आप जब क्वांटिटी और AR बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये AR कर्व भी यही रहेगा, यानी कि डिमांड कर्व जो है AR कर्व होगा। अब क्योंकि इस केस में MR भी AR के बराबर है इसलिए यही MR कर्व होगा, और AR कर्व, MR कर्व और डिमांड कर्व तीनों मर्ज होकर के एक हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कितना बेचेगी फर्म, उसी चीज को अब हम डायग्राम से आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, जब फर्म MC MR के इक्वल है, यहाँ A बिंदु पर भी इक्वल है और E बिंदु पर भी इक्वल है, लेकिन जब A से वो उत्पादन को बढ़ाती है, बेचना शुरू करती है, तो आप देखेंगे ये एरिया उसको प्रॉफिट का मिलने लगता है। सेल जब वो और बढ़ाती है, Q2 पे जाती है, तब भी उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है, और जब सेल वो और बढ़ा देती है तो आप देखिए यहाँ QE इकाई जब उत्पादन करती है तब तक वो ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट का प्रॉफिट प्राप्त कर चुकी होती है। यहीं पे वो रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे बढ़ते हुए देखती है कि उसका MC MR से अधिक हो गया है। यहाँ पे उसका MR, यहाँ भी MC MR से अधिक था, यहाँ भी MC MR से अधिक था, ये प्रॉफिट रेंज है, इसी में उसका संतुलन होना है, और संतुलन उसका E बिंदु पर होना है, क्योंकि इस E बिंदु पर वो प्रॉफिट का हर ड्रॉप टकअप कर चुकी होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, आइए अब हम इसको एक टेबल के माध्यम से भी समझाते हैं। देखिए, प्राइस एंड क्वांटिटी आपको दे रखा है, इससे आप TR निकाल सकते हैं, और TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, AR इज इक्वल टू TR बाई क्वांटिटी, एंड MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। इसी तरीके से आपको TC दिया हुआ है तो TC से आप AC निकाल सकते हैं, AC इज इक्वल टू TC बाई Q, और MC इज इक्वल टू
TCN माइनस TCN माइनस 1 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि MRMC की इक्वालिटी एक तो 2 इकाई पे स्टेब्लिश हो रही है जब MR 7 है, MC भी 7 है, और दूसरे 4 इकाई पे भी स्टेब्लिश हो रही है जबकि MC 7 है और MR भी 7 है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं, अगर इसके बाद फॉर्म आगे बढ़ती है तो हम पाते हैं कि MC ज्यादा हो जाती है MR, यानी यहाँ इस एरिया में MC ज्यादा हो जाएगी MR के, इसलिए संतुलन बिंदु पे ये फर्म 4 इकाई बीच रही होगी। इसको हम दोबारा एक अच्छे से तरीके से एक बार और समझाना चाहेंगे, देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले MC इसका U आकार का होता है, कारण क्या है, 3 लॉज ऑफ रिटर्न्स लागू है। शुरू में MC डाउन होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ऐसी स्थिति में ये U आकार ले लेता है। AR-MR के बराबर पैरेलल इंफिनिटी क्यों होता है, ED इसका इंफिनिटी क्यों होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। अब फर्म का A और E दोनों बिंदु पर हम देखते हैं कि संतुलन किस बिंदु पर होगा। दोनों बिंदु पर MC-MR के बराबर है, MC-MR के बराबर यहाँ भी है, लेकिन इस बिंदु पर उसे लॉस होने लगेगा क्योंकि इसका MC ज्यादा हो जाएगा MR के, और इस बिंदु यहाँ इस एरिया में देखेंगे आप, अगर वो यहाँ से यहाँ बढ़ती है तो MC कम हो जाता है MR से, यानी एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू से कम हो जाता है, इसलिए वो बकायदा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी और ये संतुलन का बिंदु होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर MC-MR को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे काटता है तो राइट मोस्ट पॉइंट ही संतुलन का बिंदु होगा, जिस पर MR MC बराबर होंगे, लेकिन उस बिंदु के बाद MC-MR से अधिक होगा। Let us see what have you learned. आज आपने अभी पढ़ा कि टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं। टोटल रेवेन्यू किसी भी फर्म द्वारा बेची गई मात्रा को उसकी कीमत से गुना करने के पश्चात प्राप्त राशि को कहते हैं। साथ ही AR के बारी औसत रेवेन्यू की अगर हम बात करें, एवरेज रेवेन्यू की बात करें, तो ये कुल रेवेन्यू को, कुल आगम को अगर हम मात्रा से भाग दे दें तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वो औसत रेवेन्यू कहलाती है। अगर हम MR की बात करें तो MR इज नथिंग बट डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, और आप इसको TRN माइनस 1 भी कर सकते हैं। इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के पश्चात कुल आय में हुई वृद्धि को सीमांत आगम कहते हैं। The net addition which we get by selling the last unit of the commodity is known as marginal revenue. जहां तक परफेक्ट कंपटीशन की बात है तो AR-MR के प्राइस बराबर AR होगा बराबर MR होगा, ये हमने आपको बता दिया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब TR इज मोर देन TC या AR इज मोर देन AC। सामान्य प्रॉफिट तब होगा जब TR इज इक्वल टू TC और AR इज इक्वल टू AC। लॉस तब होगा जब TR इज लेस देन TC और AR इज लेस देन AC। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC, यानी TR TC का गैप मैक्सिमम होना चाहिए। इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से डेल्टा प्रॉफिट बाय डेल्टा Q या डेल्टा X शुड बी इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, और डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा Q स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, ये आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसे सरलता से समझ सकते। अदरवाइज आप सिंपली ये समझ लीजिए TR-TC का अंतराल जिस बिंदु पर अधिकतम होगा वही संतुलन का बिंदु होगा। अगर हम MRMC अप्रोच की बात करें तो 2 शर्तें वहां भी होती है। पहली बात तो MRMC के बराबर होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि MC मस्ट बी लेस देन MR बिफोर दे आर इक्वल। ये आप कह सकते हैं कि इस बिंदु के बाद MC MR से अधिक हो जाए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज द अमाउंट which we spend
in order to produce a commodity. इसको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का योग कह सकते हैं, इसको आप परिवर्तनशील और स्थिर लागतों का योग भी कह सकते हैं। जहां तक टोटल रेवेन्यू की बात है, तो मैंने अभी आपको बताया किसी विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा तथा उसकी कीमत, किस कीमत पर वो बेच रहा है, उसका गुणनफल कुल लागत, कुल रेवेन्यू कहलाता है। प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब AR ज्यादा होगा AC के, यानी AR इंटू Q ज्यादा होगा AC इंटू Q के, यानी TR ज्यादा होगा TC। नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब AC बराबर होगा AR के, यानी AC इंटू Q बराबर होगा AR इंटू Q, यानी कि TC बराबर होगा TR के। लॉस तब होगा जब AC ज्यादा होगा AR के, यानी कि AC इंटू Q ज्यादा होगा AR इंटू Q, यानी कि TC ज्यादा होगा TR। What is the nature of TR, AR, MR curves in perfect? परफेक्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो TR कर्व तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका कारण क्या होगा, इसका जो स्लोप है, अगर आप कहीं किसी भी दो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई जो है वो ये MR का मान समान होगा, इसलिए ये समान गति से ऊपर बढ़ेगा। जहां तक AR और MR कर्व की बात है, AR और MR कर्व बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय होते हैं और समान होते हैं। What is the nature of AC and MC? Why they are of U shape? AC और MC हमेशा U आकार के होते हैं। ये आपका AC है, ये MC है। ये U आकार का इसलिए होता है क्योंकि 3 लॉज ऑफ रिटर्न्स लागू होता है। सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और कांस्टेंट कॉस्ट, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट। इसके कारण ये तीनों U आकार के होते हैं। MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, यानी जिस बिंदु पर AC न्यूनतम होता है वही पर MC उसे इंटरसेक्ट करता है। How does a perfectly competitive firm achieve its equilibrium by TR and TC? जब हम TR TC की बात करते हैं तो यहाँ TR तो आपका बिल्कुल होगा, लेकिन अगर हम TC की बात करें तो TC आपका 3 स्टेज से गुजरेगा। तो जहां पे TR TC का गैप अधिकतम होगा वही पॉइंट इसका संतुलन का होगा, जो कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। How does a perfectly competitive gets equilibrium? MRMC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये MRMC AR के बराबर है, और ये आपका MC है जो कि U आकार का है। ये दो बिंदुओं पर काट रहा है। राइट मोस्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो संतुलन का होगा। कारण क्या है कि इसके बाद अगर फर्म ज्यादा बेचना चाहेगी तो उसे लॉस होगा, और ये प्रॉफिट का एरिया होता है, इसलिए यहाँ पे वो संतुलन प्राप्त करना होता है। व्हाट इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की एसेंशियल कंडीशन होती है सबसे पहली बात MRMC के बराबर होनी चाहिए, ये तो मस्ट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? इस बिंदु के बाद MC ज्यादा हो जाना चाहिए MR के। लेट मी चेक योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब हम आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करेंगे। टोटल रेवेन्यू आपके पास प्राइस और क्वांटिटी दी है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। आप इनको गुना कर दीजिए, 100 हो गया, 180 हो गया, 210 हो गया, 240 हो गया, 250 हो गया, 240 हो गया। AR इज इक्वल टू TR बाई Q। आप इसमें TR बाई Q कर लीजिए। TR आपका 100 है, क्वांटिटी आपका 100 है, 1 हो गया। 180 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा। और आप ये पाएंगे कि TR इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी, देयरफॉर AR इज इक्वल टू क्वांटिटी प्राइस। तो जो प्राइस का मान है वही यहाँ पे भी आ जाएगा, अपने आप ही आप इसे लिख सकते हैं। MR इज व्हाट? MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। आप निकाल सकते हैं
यहाँ पे TR आपका देखिए 100 है, एक इकाई बेचने पे, तो ये 100 हो गया। 180 में से 100 गया तो 80 हो गया। 210 में से गया तो ये आपका 8×4 = 40 हो गया। और यहाँ से इसको √240 में से 210 घटा दीजिए, 30 हो जाएगा। यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, इससे हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल लीजिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट ABC इंटू क्वांटिटी इज TVC, ये आप निकाल लीजिए। यहाँ आपका 160 हो गया, ये आपका 280 हो गया, ये आपका 390 हो गया, ये आपका 505 हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे 6 3 जा 18 है, 1803 21 6 1 जा 6 + 2 8, ये आपका TVC आ गया। अब आप MC निकाल सकते हैं। जिस गति से ये बदल रहा है उसी गति से ये भी बदलेगा। 280 में से 160 गया, 280 में से 160 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा। 390 में से 280 घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 505 में से 390 घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो MC = TVC n-TVC n-1 या TC n-TC n-1। आप देखेंगे TC के दो पार्ट होते हैं, TFC और TVC। TFC बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो भी चेंज आएगा वो TVC के कारण आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फ्रॉम द डेटा कैलकुलेट AFC ABC ऑफ प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। देखो TFC क्या होता है, जब जीरो आउटपुट है और टोटल कॉस्ट है तो ये अमाउंट जो है द कॉस्ट एट जीरो आउटपुट इज नोन एज TFC, और ये TFC आपका चेंज नहीं होगा, ये 80 ही रहेगा। AFC बराबर क्या होता है, AFC = TFC बाई क्वांटिटी। अब आप इसको डैश कर दीजिए, 80 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AFC। 80 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 10 आ जाएगा। जब हम TVC की बात करेंगे तो TVC = TC - TFC। 80 - TFC 0 हो गया। 104 - 80 ये आपका कितना आ जाएगा देख लीजिए, 24 हो गया। 152 - 80 ये आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 8 15 में से 8 6 8 7 15। ABC निकालने के लिए आपको TVC को डिवाइड करना होगा क्वांटिटी से। तो TVC आपका 0 है, क्वांटिटी आपका 0 है, डैश हो गया। 24 को 3 से 3 8 24 8 9 72, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट दे रखा है, एवरेज प्रोडक्ट = टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 10 11 9 इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। MP = TP n - TP n-1। तो पहला तो 10 हो गया, 22 में से 10 गया 12, 27 में से 12 गया, 27 में से 22 गया 5। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर हम कंप्लीट द टेबल की बात करते हैं तो यहाँ क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये TR है, ये MR है। तो नेचुरल है आपका, ये 10 को कितने से मल्टीप्लाई करे कि 100 आ जाए, तो यहाँ 10 आएगा। अब 11 9 99 आ जाएगा, यहाँ पे 12 8 96 आ जाएगा, यहाँ पे
7 91 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर आपके सामने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।